हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोस स्टडी में। मैं हूं आकाश आप सभी के साथ। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण भारत का इतिहास का पार्ट 3। इससे पहले साथियों पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। साथियों, पार्ट 1 में हमने संगम युग संगम काल के बारे में पढ़ा था और पार्ट 2 में साथियों हमने पढ़ा था पल्लव, चालुक्य और राष्ट्रकूट वंश के बारे में। आज हम पढ़ेंगे साथियों चोल वंश के बारे में, जो साथियों दक्षिण भारत का क्या था, सबसे बड़ा वंश था जिसने पूरे दक्षिण भारत पर क्या किया, अपना शासन किया। साथियों, चोल वंश ने क्या किया, दक्षिण भारत पर शासन किया ही किया। साथियों, साथ ही साथ इन्होंने अपना जो पास में समुद्री देश थे, उन समुद्री देशों पर भी कब्जा किया, शासन किया। तो साथियों, भारत का पहला वंश जिसने समुद्री भारत पर कब्जा किया वह कौन सा था? चोल वंश था। साथियों, मैंने आपको बताया था कि उत्तर भारत में जब शुरुआत हुई थी हर्षवर्धन के शासनकाल की, तो दक्षिण भारत में यह वंश, जो दक्षिण भारत के वंश थे, यह निकल कर क्या हुए, सामने आए। पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल वंश सामने आए। तो इनके बारे में हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। चोल वंश के बारे में क्या करेंगे, हम लोग आज पढ़ेंगे। तो साथियों, क्लास जिन्होंने मेरी पिछली वाली क्लासें नहीं देखी हैं वो पिछली क्लास देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका नीचे लिंक दे दूंगा। इसी के साथ साथ साथियों, जिन्होंने क्लास को शेयर नहीं किया वो उसको शेयर कर दें, क्लास को सब्सक्राइब कर दें और साथियों क्लास को क्या कर दें, एक बार क्लास को लाइक कर दो। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे चोल के बारे में। देखते हैं इसमें साथियों कौन कौन प्रतापी शासक हुआ, किस शासक ने साथियों अपने साम्राज्य की सीमाओं को भारत से बाहर तक या समुद्री देशों को फैलाया, किस शासक ने साथियों समुद्री देशों पर विजय प्राप्त की थी, इसके बारे में हम इस क्लास में आज जानेंगे। तो साथियों, चोल वंश की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? विजयालय ने की थी। किसने की थी? विजयालय ने। अब देखिए साथियों, एक चोल वंश ये जो 8वीं सदी में निकलकर सामने आया था। एक चोल वंश साथियों मैंने आपको पढ़ाया था संगम युग में। तो साथियों, इतिहासकारों का अपना अपना मत है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि साथियों यह चोल वंश वही है पुराना वाला, लेकिन क्या हुआ था, बीच में थोड़ा सा दब गया था, अब बाद में उभरकर वही सामने आया। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उसका जो अंत था वो 300 ईस्वी में हो गया था। यह चोल वंश जो था वो बाद में नया वंश निकल कर सामने आया। तो साथियों, इतिहास का तो अपना अपना मत है। सही साथियों, इतिहास में कई सारे मतभेद होते हैं, देखने को मिलते हैं हम लोगों को। तो साथियों, इसकी स्थापना किसने की थी? विजयालय ने। और यह साथियों 850 से 87 तक इसके शासक रहे। इनकी जो राजधानी थी वह तंजाय थी। इसे तंजौर या तंजावुर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तंजाय या तंजावुर भी कहते हैं। तंजावुर का साथियों जो वास्तुकार था वह कुंजर मल्लन था। कौन था? कुंजर मल्लन। यह कुंजर मल्लन राजराज पेरु तक्षण थे। कौन थे? इसके वास्तुकार थे तंजावुर के। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की? नरकेसरी की। मैंने आपको बताया था कि पहले क्या करते थे शासक, उपाधियां धारण करते थे। अब आते साथियों आदित्य प्रथम। इसने चोलों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित किया, जो कि विजयालय के अंडर में किसी और वंश के अधीन थे। तो आदित्य प्रथम ने क्या किया, इन्हें स्वतंत्र घोषित किया या इन्हें क्या किया, स्वतंत्रता दिलाई। पल्लवों को परास्त करने के उपलक्ष्य में आदित्य प्रथम ने कोदंड राम की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? कोदंड राम की उपाधि धारण की आदित्य प्रथम ने। साथियों, किसकी उपाधि धारण की? कोदंड राम की। किसने की? आदित्य प्रथम ने की। देखिए, तो चोल वंश का साम्राज्य था वो पहले यहाँ तक फैला हुआ था। जब इसकी स्थापना हुई थी इस वंश की, तो पहले यहाँ तक फैला हुआ था। उसके बाद साथियों क्या हुआ, धीरे धीरे चोल वंश ने इसे इसे यानी पांड्य और चेरे को अपने अंडर किया और अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार यहाँ से और यहाँ तक कर दिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इनके साम्राज्य का विस्तार हुआ और उन्होंने धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर अपने शासन का पैर जमाई। अब साथियों आते हैं परांतक प्रथम। कौन आते हैं? परांतक प्रथम। परांतक प्रथम द्रविड़, इसे कहते हैं द्रविड़ देश में चोल अधिपत्य की स्थापना की। अब साथियों द्रविड़ देश क्यों कह रहे हैं? क्योंकि साथियों मैंने आपको बताया था कि 3 शैलियां थी मंदिर बनाने की। एक कौन सी थी? द्रविड़, एक नागर और एक शैली बेसर शैली। अब साथियों द्रविड़ देश इसलिए कहा गया क्योंकि साथियों जो दक्षिण भारत में शैली फैली हुई थी मंदिरों की, वो मंदिर द्रविड़ शैली में बनाए जाते। किस में बनाए थे? द्रविड़ शैली में। इसीलिए इसे द्रविड़ देश कहा गया। तो द्रविड़ देश में चोल अधिपत्य की स्थापना किसने की? परांतक प्रथम ने की। और यह 907 से 53 ईस्वी तक इसके शासक रहे। इसने मदुरा के पांड्य राजा, देखो मैंने आपको बताया था ये कौन थे, ये पांड्य थे। क्या ये कहाँ के हैं? ये साथियों मदुरा के। कहाँ के हैं? तो ये साथियों हैं मदुरा के। देखिए, ये देखिए, ये मदुरा है और ये पांड्य हैं। तो साथियों इन्होंने क्या कहा, इन्होंने मदुरा के पांड्य राजा को हराया और मदुरै कोंड की उपाधि धारण की। तो इसमें भी आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि साथियों मदुरै कोंड थोड़ा कठिन नाम है, आपको याद नहीं होगा। तो आप कैसे याद करेंगे? देखिए,
मदुरा के पांड्या, यानी कि दिख रहा है हमारे लिए कि पांड्या जो राज्य करते थे वो कहाँ के थे, मदुरा के थे। तो साथियों मदुरा के पांड्या को हराकर उन्होंने मदुरै कोंड, क्या, मदुरै कोंड, तो यहाँ से एक नाम निकल के आ रहा है, यहाँ से मदुरा से मदुरै कोंड। तो मदुरै कोंड की उपाधि किसने धारण की, परांतक प्रथम ने मदुरा के पांड्य राजाओं को हराकर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप साथियों चीज़ों को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करो, तो क्या होगा, आपको जल्दी से और आसानी से याद रहेंगी। 915 ईस्वी में परांतक ने बेल्लूर के युद्ध में पांड्या तथा श्रीलंका की संयुक्त सेना को पराजित किया। साथियों बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कब किया, 915 ईस्वी में। किसने किया, परांतक प्रथम ने, और बेल्लूर में किया था। कहाँ किया था, बेल्लूर में। अब साथियों किया किसे किसे था, तो पांड्या राजाओं को और श्रीलंका के शासकों को। श्रीलंका का शासक जो पांड्या राजा थे, उन्होंने श्रीलंका से मदद मांगी शासकों से कि हमारी मदद करो और हम चोलों को क्या करेंगे, पराजित करेंगे। श्रीलंका और पांड्य दोनों राजा एकत्रित हुए, संयुक्त हुए, और उन्होंने एक होकर क्या किया, इस पे आक्रमण किया, चोल वंश पर। लेकिन साथियों उस वक्त जो थे वो परांतक प्रथम थे और वह काफी शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने साथियों अकेले मिलकर इन दोनों जो साम्राज्य थे, दोनों वंश थे, उन दोनों को अकेले हरा दिया। दक्षिण भारत की राजनीति में श्रीलंका के हस्तक्षेप के कारण चोलों एवं श्रीलंका के मध्य एक लंबा संघर्ष प्रारंभ हुआ। और साथियों ऐसे क्या हुआ, जो पहले जो उन्होंने क्या किया, पांड्य को हराया, उस पर अपना शासन किया, और फिर साथियों श्रीलंका और चोल के बीच साथियों बीच काफी लंबा संघर्ष चलता रहा। काफी युद्ध या काफी छोटी छोटी लड़ाइयां देखने को मिली। किस किस के बीच, श्रीलंका के शासकों के बीच और चोल वंश के शासकों के बीच काफी लड़ाइयां छोटी छोटी देखने को मिली। एक युद्ध हुआ तोकुलम का युद्ध। तोकुलम के युद्ध में 949 कब हुआ साथियों, यह 949 में हुआ था। तो 949 में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय, कौन थे ये, कृष्ण तृतीय ने पंचमी गंगों की सहायता से, जो एक वंश था पंचमी गंगों की सहायता से परांतक प्रथम को पराजित कर दिया। क्या कर दिया, चोल वंश के जो परांतक प्रथम से इन्हें पराजित कर दिया तोकुलम के युद्ध में कृष्ण तृतीय ने। तो साथियों 949 में तो युद्ध हुआ, और इस युद्ध का नाम क्या था, तोकुलम युद्ध। और युद्ध में कौन कौन से वंश थे, तो राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि कौन कौन से वंश के बीच हुआ था, और अगर पूछे शासक कौन थे, तो कृष्ण तृतीय, और कौन थे साथियों, परांतक प्रथम इसके कौन थे, शासक थे जिनके बीच युद्ध हुआ। इसमें हार किसकी हुई, तो परांतक प्रथम की हार हुई और कृष्ण तृतीय की क्या हुई, जीत हुई। तो पराजित कर साम्राज्य का उत्तरी भाग राष्ट्रकूट साम्राज्य में मिला लिया। साथियों पहले क्या होता था, एक शासक दूसरे शासक को हराता था और उसके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेता था, और इस तरह से वह अपने साम्राज्य की क्या करता, सीमाओं का विस्तार करता था। अब साथियों आते हैं राजराज प्रथम। कौन आते हैं, अब आते हैं राजराज प्रथम। राजराज ने कावेरी के कच्छा डेल्टा समेत पूरे तमिल क्षेत्र को एक शक्तिशाली राज्य में एकजुट किया। क्योंकि साथियों राजराज प्रथम जानते थे कि एकता में क्या होती है, क्या होती है साथियों, एकता में शक्ति होती है। अब साथियों इसीलिए इतिहास हमें बहुत कुछ सिखा देता है। इतिहास साथियों केवल पढ़ने की चीज़ नहीं बल्कि समझने की भी क्या है, चीज़ है। क्योंकि साथियों क्या होता है, एकजुट जब हम होते हैं तो हमारी शक्ति 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी 10 गुना हो जाती है। लेकिन साथियों वहीं पर अगर हम एकजुट ना होकर अकेले लड़ाई लड़ते हैं तो साथियों अकेले हम युद्ध जीत नहीं पाते हैं। साथियों भगवान राम ने भी जब युद्ध किया था तो उन्होंने भी सेना बनाई थी, एकजुट दिखाई थी। चाहते वो भी साथियों रावण को अकेले मार सकते थे, हरा सकते थे, लेकिन साथियों उन्होंने एकजुटता दिखाई थी, ताकि उन्होंने हमें एक मैसेज दिया कि एकता में क्या है, शक्ति है। और इतिहास राजराज प्रथम भी हमें क्या कर रहे हैं, हमें एक मैसेज दे रहे हैं कि एकता में क्या है, शक्ति है। तो हमें कुछ अपने इतिहास से सीखना चाहिए। साथियों उसके प्रभाव को उत्तर में स्थित कलिंग या उड़ीसा तक फैलाया गया। यानी कि मैंने आपको बताया था कि जो कलिंग वाला क्षेत्र है, उड़ीसा वाला, वो क्या है, कलिंग वाला। अब देखिए ये जो है यहाँ तक, ये जो नहीं यहाँ, तो यहाँ तक उनका वंश फैला हुआ था। यहाँ उन्होंने क्या किया, यहाँ तक भी अपनी सीमाओं को बढ़ाया और कलिंग तक फैलाया। त्रिवेंद्रम में चेर नौसेना को हराया और फिर उसने मदुरै को जीता। अब देखिए चेर कहाँ है साथी, तो ये चेर है, ये कहाँ है, ये चेर। तो यहाँ त्रिवेंद्रम में उन्होंने क्या किया, इन्हें हराया, नौसेना को हराया और फिर मदुरै को जीता। किसको जीता, मदुरै को जीता। और यह कौन है साथियों, यह है हमारे परांतक प्रथम। कौन है साथियों, यह है परांतक प्रथम। उसने श्रीलंका पर आक्रमण किया और उसे उत्तरी भाग को अपने साम्राज्य में मिला दिया। कैसे, उत्तरी भाग को अपने साम्राज्य, यानी पूरे श्रीलंका को नहीं मिला पाए, लेकिन उत्तरी भाग में
उन्होंने मिला लिया। तो साथियों परांतक प्रथम ने क्या किया, श्रीलंका पर आक्रमण किया और उसे मिला लिया। किसे? क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि श्रीलंका पर आक्रमण करने वाला पहला शासक कौन था? तो परांतक प्रथम था। कौन था? परांतक प्रथम। और उस पर कब्जा करने वाला पहला शासक कौन था? तो परांतक प्रथम था। राजराज प्रथम नहीं, सॉरी राजराज नहीं, राजराज परांतक नहीं है, राजराज प्रथम है। राजराज प्रथम ही साथियों अपनी नौसेना के लिए जाने जाते थे। इन्होंने एक बड़ी नौसेना बनाई, यानी कि अगर चोल वंश में किसी ने नौसेना की शुरुआत की तो किसने की? वह राजराज प्रथम ने की थी। किसने की थी? राजराज प्रथम ने नौसेना की शुरुआत की और एक बहुत बड़ी नौसेना बनाई। और उसी के सहारे क्या हुआ, इन्होंने अपने जो पड़ोसी देश थे समुद्री, उन्हें जीता। तो उसने श्रीलंका पर आक्रमण किया। उसकी नौसेना अच्छी थी, काफी कुशल थी, तो उसे उसकी क्या हुई, सहायता मिली उसके कारण। राजराज प्रथम ने श्रीलंका के विभिन्न प्रदेशों को चोल साम्राज्य का नया प्रांत, क्या नया प्रांत, मुंडी चोला मंडलम बनाया। कहाँ पे? श्रीलंका में। श्रीलंका के विभिन्न प्रदेशों को चोल साम्राज्य का नया प्रांत। अब साथियों उन्होंने श्रीलंका में जीता, श्रीलंका में एक हिस्सा जीता और वहां पे एक नया क्या बनाया, एक नया स्थान दिया, एक नया नाम दिया और उसका नाम क्या दिया? मुमुंडी चोला मंडलम। क्या नाम दिया? मुमुंडी चोला मंडलम। अब देखो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है कि मुमुल्ली चोला मंडलम की स्थापना किसने की? तो राजराज प्रथम ने की। किससे संबंधित था? श्रीलंका से, इसको भी श्रीलंका में था। और किस शासक ने की थी? तो साथियों चोल वंश के शासक थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, क्योंकि श्रीलंका में उन्होंने जीत दर्ज की और जीतने के बाद उन्होंने वहां पे आके इसकी स्थापना की। इसने सबसे प्रसिद्ध तंजावुर, कौन सा? तंजावुर यानी कि राज राजेश्वर, कौन सा? राज राजेश्वर तंजावुर मंदिर का निर्माण किया। इसे साथियों यह मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? शिव के लिए, भगवान शिव के लिए यह प्रसिद्ध है। यह साथियों सबसे क्या है, सबसे लंबा कॉरिडोर मंदिर है हमारे भारत का। और साथियों दक्षिण भारत का सबसे लंबा क्या है? कॉरिडोर मंदिर है। क्या है? दक्षिण में स्थित है। क्या नाम है इसका? तंजावुर या राजराजेश्वर। क्या है? राजराजेश्वर। किसके भगवान के लिए प्रसिद्ध है? तो भगवान शिव के लिए यह प्रसिद्ध है। मैंने क्या बताया आपको कि यह जो मंदिर है, यह साथियों क्या है, हमारे भारत या दक्षिण भारत का सबसे लंबा कॉरिडोर वाला क्या है, मंदिर है। तो आप याद रखेंगे साथियों इस मंदिर के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और साथियों यहाँ भी क्या होते हैं, पर्यटक बहुत बार घूमने आते हैं फॉरेन से भी, क्योंकि साथियों काफी अच्छा मंदिर है। चोलों ने इन मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख लिखवाने की प्रथा शुरू की। क्या की? मंदिरों पर अभिलेख लिखवाने की प्रथा, मंदिरों की दीवारों पर। अब साथियों राजेंद्र प्रथम आते हैं। राजेंद्र प्रथम कौन थे? राजराज प्रथम के पुत्र थे। यह कब रहे? यह 1014 से 1044 तक इन्होंने शासन किया। राजराज प्रथम के बाद उसका पुत्र आता है कौन? राजेंद्र प्रथम। कौन आते हैं? राजेंद्र प्रथम इस वंश के सम्राट बने। राजेंद्र प्रथम का काल चोल शक्ति का चरमोत्कर्ष काल था, यानी कि जब इनके शासक बने तो साथियों इन्होंने अपने साम्राज्य की सीमा को तो बढ़ाया था, प्लस अपनी शक्ति को भी इन्होंने साथियों इतना बढ़ा दिया कि साथियों चरमोत्कर्ष यानी कि सबसे लंबे समय तक पहुंची और सबसे उच्च कोटि पर साथियों पहुंची इनकी शक्ति, इनके वंश की शक्ति। और निकलकर सामने आया इनका एक नया वंश, चोल वंश, जो बहुत ही ताकतवर बन के सामने आया। राजेंद्र प्रथम के बारे में कहा गया कि उसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया। जो इनके बगल में साथियों एक वो था, वे बंगाल था, बंगाल की खाड़ी थी, तो इन्होंने राजेंद्र प्रथम ने क्या किया, उसे एक नाम दिया। क्या नाम दिया? चोल झील। क्या नाम दिया? चोल झील। तो आप क्वेश्चन साथियों इस तरह याद रखना कि चोल झील, बंगाल की खाड़ी को किसने नाम दिया? तो राजेंद्र प्रथम ने इसे चोल झील का नाम दिया। इससे साथियों क्या होगा, आपको याद रहेगा। और साथियों बहुत बड़ा शासक था यह राजेंद्र प्रथम। बंगाल की पूरी खाड़ी को, जो उसके आस पड़ोस के देश थे, उन पर कब्जा किया और बंगाल की खाड़ी को क्या किया, चोल झील का नाम भी दिया और कहा कि ये चोल झील किसकी है? हमारी झील है। किसकी झील है? हमारी चोल झील है। यह इन्होंने नाम दिया। 1017 ईस्वी में उसने संपूर्ण सिंहल द्वीप, क्या यह कहाँ पे था? श्रीलंका में। 1017 में उसने संपूर्ण सिंहल द्वीप श्रीलंका को जीत लिया। इससे पहले राजराज प्रथम ने जीता था, लेकिन उन्होंने संपूर्ण नहीं जीता था, उन्होंने केवल उत्तरी श्रीलंका को जीता था। लेकिन साथियों इनके पुत्र आए, राजराज प्रथम के पुत्र राजेंद्र प्रथम, इन्होंने संपूर्ण सिंहलद्वीप श्रीलंका को ही जीत लिया और उसे अपने कब्जे में कर लिया, जीत लिया। तथा वह सिंहल राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य में ले आया। और क्या किया, वहां के जो राजा थे महेंद्र पंचम, उन्हें बंदी बनाया और अपने राज्य भारत में ले आया। कहाँ पे? चोल साम्राज्य में। ये देखिए साथियों, ये इनकी साम्राज्य की सीमाएं थी जो राजेंद्र प्रथम ने फैलाई थी। इनका वंश कहाँ था? यह साथियों क्या था? इनका वंश था।
इन्होंने क्या किया साथियों, यहाँ तो बंस था, और ये जो देख रहे हैं आप ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा तो साथियों इन्होंने जीता था श्रीलंका से। और बाकी जो ये जो आपको दिख रहा है अलग दूसरे कलर में, हल्का हल्का गुलाबी कलर में, ये साथियों क्या आता है, इन्होंने यहाँ जीत दर्ज की थी लेकिन साथियों इस पर कब्जा नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे इनका क्या मिलता है, दबदबा। देखो ये क्या कह रहा है, चोल इन्फ्लुएंस। तो साथियों जो गुलाबी है वो जहाँ चोल इन्फ्लुएंस है, यानी कि ये जो पूरा हिस्सा है, ये जो गुलाबी वाला है, यहाँ पे चोल वंश का या राजेंद्र प्रथम का दबदबा देखा गया। यानी कि यहाँ तक साथियों दक्षिण भारत के शासक तक साथियों, जो दक्षिण भारत के शासक थे, दक्षिण भारत के शासक चोल राजेंद्र प्रथम से साथियों जो हमारे क्या कहते हैं, ये साथियों जो बंगाल की खाड़ी में जितने भी देश थे, या साथियों इंडियन ओशियन में जितने भी देश थे, वो सब क्या थे, इन्हें लोहा मानते थे और इनसे साथियों क्या करते थे, वह डरते थे। चोल टेरिटरी, ये साथियों यहाँ तो इनका वंश था, यहाँ तो फैला हुआ था। और साथियों ये क्या है, ट्रेड रूट्स, ये जो साथियों रूट है, ये क्या था इनका, यह इनका ट्रेडिंग, यानी कि यहाँ से क्या करते साथियों, ये अपना व्यापार करते थे। क्या करते थे, यहाँ से अपना यह व्यापार करते थे, यहाँ से चोल वंश के। तो साथियों आप भूलना मत, यहाँ फिर प्लस यहाँ जो हमारा बंगाल की खाड़ी और जो हमारा बांग्लादेश है, असम है, यहाँ तक भी साथियों इन्होंने क्या किया, अपने साम्राज्य की सीमा को बढ़ाया और कब्जा किया। उसने पवित्र गंगा जल लाने के लिए 1022 ईस्वी में के उद्देश्य से उत्तर पूर्वी भारत गंगा घाटी पर आक्रमण किया। और साथियों उत्तर पूर्वी भारत कौन सा है, ये जो है वह उत्तर पूर्वी भारत है। अब साथियों उन्होंने क्या किया, यहाँ पे आक्रमण किया। क्या किया, यहाँ पे आक्रमण, देखिए ये है ना, ये पाल जो वंश है, कौन वंश है, पाल वंश जो है ये। तो यहाँ पे आक्रमण किया किसने, राजेंद्र प्रथम ने। उसने पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य से कब किया, 1022 में उत्तर पूर्वी भारत गंगा घाटी पर आक्रमण किया। सिर्फ और सिर्फ किस लिए साथियों, कि गंगा जल को ले आऊं, अपने यहाँ गंगा जल को ले आऊं, बस इतनी गंगा जल की लाने के लिए आक्रमण किया। तथा पाल शासक महिपाल को पराजित किया। किसे किया, पाल शासक महिपाल को इन्होंने क्या किया, पराजित किया। ये देखिए ये साथियों जो वंश था वह पाल वंश था। कौन था, अब चोल जो था साथियों ये था, ये यहाँ से पहुंचे यहाँ पे सिर्फ किस लिए, गंगा के लिए। हम हमारी गंगा जी आ रही है, गंगा नदी हमारी जो आ रही है वो यहाँ पे आ रही है, और कहाँ गिर रही है, बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। तो उन्होंने कहा कि मुझे गंगा जल चाहिए। अब साथियों गंगा जल लेने के लिए इन्होंने सिर्फ गंगा जल लेने के लिए युद्ध कर दिया, और किसे हरा दिया, पाल शासक महिपाल को पराजित किया, और फिर उन्हें गंगा जल लेके आए। महिपाल ने पूछा भाई तुम्हें गंगा जल चाहिए था तो तुम ऐसे ही ले लेते, अगर तुम्हें गंगा जल चाहिए था तो ऐसे ही ले लेते, इसे युद्ध करने से क्या जरूरत थी। तो राजेंद्र प्रथम ने कहा कि हमें मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए, हम तो भाई युद्ध करके ही लेते हैं। तो इस विजय के उपलक्ष्य में साथियों क्या होता है, इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगे कोंड चोल की उपाधि ग्रहण की। अब देखिए, अब कंफ्यूज मत होना यहाँ पे भी, गंगे कोंड चोल किसने जीता भाई, भाई उसने गंगा को जीता, गंगा नदी को जीता और गंगा नदी को ले आया। अब भाई इसने गंगा चोल की क्या किया, इसने पहले तो वो जो बंगाल की खाड़ी थी उसे नाम दिया चोल झील। क्या नाम दिया, चोल झील। उसके बाद साथियों क्या किया ना, इसने नाम नहीं दिया, वो दिया उसने राजा प्रथम ने। इसने साथियों क्या किया, गैंगे कोंड चोल क्या किया, गैंगे कोंड चोल का नाम दिया, उपाधि धारण की। क्या की साथी, उपाधि धारण की, किसकी, गैंगे कोंड चोल की क्या की, उपाधि धारण की। किसने की, तो राजेंद्र प्रथम ने उसे पाल शासक को हराकर और वहां से गंगा जल लाकर गैंगे चोल की उपाधि धारण की, यानी कि गंगा नदी का जल, गंगा जल लेके आया और फिर उससे गंगा जल की वो नाम धारण किया, गैंगे चो। इसके बाद साथी तथा गैंगे कोंड चोलपुरम, एक तो उपाधि धारण की गैंगे चोलपुरम की, फिर गैंगे कोल्ड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की। अब आपसे अगर ऐसे पूछे कि गैंगे कोंड चोलपुरम की राजधानी की स्थापना या इस जगह की स्थापना किसने की, तो राजेंद्र प्रथम ने की। और साथियों कब की थी, जब इन्होंने विजय प्राप्त कर ली, कब, वो गंगा नदी पे। इन्होंने साथियों जहाँ पे गंगा जल बसाया था, गंगा जल लेके आए थे, एक तालाब में बसाया था, उसी के किनारे इसकी क्या की, स्थापना की, और उसका नाम रखा उस जगह का गैंगे कोंड चोलपुरम, गंगा नदी के नाम पे नाम रख दिया। किसके नाम पे, गंगा नदी के नाम पे। इस राजधानी के निकट ही उसने चोलगंगम, क्या चीज, चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण कराया। वहां पे एक तालाब का निर्माण कराया, उसमें गंगा जल का विस्तार किया। क्या किया, गंगा जल का विस्तार किया, और साथियों उसका एक नाम दिया तालाब को, चोलगंगम। क्या नाम दिया, चोलगंगम। राजेंद्र प्रथम के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र राजधीराज प्रथम उत्तराधिकारी बना। कौन बना साथियों, उसका ज्येष्ठ पुत्र राजधीराज। किसके बाद, राजेंद्र प्रथम के बाद। अब कल्याणी पर विजय के उपलक्ष्य में उसने विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की, यानी कि राजधीराज ने किसकी उपाधि धारण की, विजय राजेंद्र की।
चालुक्य नरेश सोमेश्वर के साथ हुए कोप्पम के युद्ध में राजधीराज मारा गया। किसके युद्ध में? कोप्पम के युद्ध में राजधीराज को मार दिया गया। चालुक्य नरेश सोमेश्वर ने मारा था। राजधीराज में अपनी विजयों के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ किया था। किसने? राजधीराज ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। राजधीराज का उत्तराधिकारी राजेंद्र द्वितीय हुआ। कौन हुआ? राजेंद्र द्वितीय। और कोप्पम के युद्ध क्षेत्र में राजधीराज की मृत्यु के बावजूद भी राजेंद्र द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्य को पराजित कर अपना राज्याभिषेक कराया। यानी कि उसके पिता की जब मृत्यु हो गई फिर भी वह निडर खड़ा रहा, डरा नहीं, और उसने क्या किया? चालुक्यों को हरा दिया और क्या किया? फिर अपना अभिषेक कराया। वीर राजेंद्र ने तुंगभद्रा के तट पर एक विजय स्तंभ का निर्माण किया। यह विजय स्तंभ का क्या किया? जीत के उपलक्ष्य में क्या किया? एक निर्माण किया। वीर राजेंद्र ने राज केसरी की उपाधि धारण की। किसकी? राज केसरी की उपाधि राजेंद्र ने उपाधि धारण की थी। फिर साथियों विक्रम चोल। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। यानी कि जब वहां पे अकाल पड़ा था बहुत बड़ा, तो जरूरत थी समाज की देखरेख करने की, लेकिन साथ ही यह क्या कर रहे थे? जनता से पैसे वसूल कर रहे थे और मंदिरों में लगवा रहे थे। इसीलिए जनता ने इन्हें ज्यादा क्या नहीं किया? अच्छा नहीं समझा और साथ ही इनका सम्मान नहीं किया। चोल वंश का अंतिम जो राजा था वह कौन था? राजेंद्र तृतीय हुआ। चोल वंश का साथियों जो अंतिम राजा था वह कौन था? वह राजेंद्र तृतीय हुआ। अब साथियों देखिए नोट की, इसमें नोट में क्या कह रहे हैं? चालुक्य काल में कलुंज, यानी कि कलुंज सोने के सिक्के थे। किसके थे? कि जो सोने के सिक्के इनके समय चलते थे वह कौन से थे? कलुंज। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे यार, और कई एग्जाम में पूछा चुका है कि कलुंज क्या है। तो कलुंज सोने के सिक्के थे। और कलुंज किसके शासनकाल में थे? जो चोल वंश के शासनकाल में थे। तमिल कवियों ने जय गोंदर प्रसिद्ध कवि था। कौन था? तमिल कवियों में एक प्रसिद्ध कवि था जैन गोंदर। कौन था? जैन गोंदर। जो कुलुतुंग, कौन था? कुलुतुंग प्रथम का राज कवि था। उसने कलिंग तु पढ़ने की रचना की। किसकी? कलिंग तु पढ़ने की रचना की। किसने की? कुलुतुंग ने। और तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना जाता है। मैंने आपको दिखाया था, अभी हमने देखा था कि तंजौर में मंदिर मंदिर बना है वह क्या है? बृहदेश्वर मंदिर है। के विमानों को भारतीय वास्तुकला का क्या क्या माना जाता है? निकष, यानी कि सबसे उत्कृष्ट शैली का मंदिर बना है वो, इसलिए हम क्या कहते हैं? भारतीय वास्तुकला का निकष कहते हैं उसे। सर्वाधिक सुंदर मूर्तियां नटराज, जो डांस करते हुए नटराज शिव की मूर्ति है। शिव जो धातु कांस्य की मूर्ति, किसकी है? जो धातु कांस्य की मूर्ति है वह इसी समय, इस वंश के समय बनी गई थी या बनाई गई थी। इन्हें विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचनाओं में शामिल किया गया। किसे? शिव की जो मूर्ति है तांडव करते हुए उसकी मूर्ति को, जो लोग डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, वो लोग शिव की पूजा करते हैं उस मूर्ति की। यह मूर्तियां प्रायः चतुर्थभुज थी। कौन सी थी? यह मूर्तियां जो थी चतुर्भुज थी। यह देखिए साथियों, यह जो मूर्तियां थी यह कैसी थी? मैंने आपको बताया था कि शिव की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? शिव की। और देखिए तो ये जो मूर्तियां थी साथियों यह किसकी थी? यह कांस्य मूर्तियां थी। किसकी थी? कांस्य मूर्तियां थी। और साथियों ये किसकी थी? धातु की बनी हुई थी। इसे क्या कहा जाता है? नटराज। क्या कहा जाता है इसे? नटराज। अब नृत्य लोग जो हैं, जो नृत्य करते हैं साथियों, वो इसकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं, नृत्य इनकी मूर्तियों की। तो साथियों हमारा अब दक्षिण भारत का वंश कंप्लीट होता है। अब साथियों कल हम पढ़ेंगे इनके क्वेश्चंस के बारे में। तो साथियों आप इससे पढ़कर आएँ, जिससे क्या होगा? आपको आसानी होगी क्वेश्चन को करने में। साथियों क्लास को एक बार शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, क्लास को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। और साथियों जिन्होंने मेरी पिछली क्लासें नहीं देखी हैं वो देख लें, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो मिलते हैं कल।